Hello students of class 11th. Today's in my video lecture we see chapter first and topics law of chemical combinations. स्टूडेंट जो है आज हम वीडियो लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंस्ट्रक्ट केमिस्ट्री की उस बेसिक लॉ को हम चेक करेंगे। ऑर्डिनरी ये जो लॉ हम देखेंगे ऑलरेडी क्लास 9th में आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट यानी कि जो केमिस्ट्री के बेस है ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा। और ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज केमिस्ट्री के आप जो है मैक्सिमम चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो है चैप्टर्स 11th के लिए भी है और एक आपका जो है कम्पिटिटिव चैप्टर भी है और अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स है। सो बी सी पॉइंट फर्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। The combination of elements to form compounds, एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। और एलिमेंट से कंपाउंड बनने के लिए 5 बेसिक लॉ है। और ये 5 बेसिक लॉ किस तरह से एलिमेंट को कंबाइन कंपाउंड बनाते हैं, तो हम ये करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स ये लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आप ये शार्ट में आप कहते हैं कि मास, आप कहते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास कंजर्व होता है। अगर किसी रिएक्टेंट का जो मास होगा वही मास जो है प्रोडक्ट का भी होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम का मास, नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में होंगे वही नंबर ऑफ एटम आपको प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। तो अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम देखेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑलरेडी हमको यही ऑप्टेन होता है। दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवासियर। यह लॉ जो है लेवासियर द्वारा दिया गया इन 1789 में। ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया फॉर कंबशन रिएक्शन पे। कंबशन रिएक्शन स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें कंपाउंड का 1 मोल्स बर्न होकर कंबस्ट होकर रिएक्टेंट का 1 मोल कंबस्ट होकर बर्न होकर कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने आपको कोक या कोल बताया था, तो कोल को किससे दिखाते हैं? सी प्लस हम क्या दिखा रहे हैं? O2 फॉर्मेशन हो रहा है CO2, ओके, एंड हीट। तो कार्बन इसका मास है आपका जो है 12, ऑक्सीजन हो जाएगा 32, ओके, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड टोटल मास होता है 44। इस तरह से मास ऑफ रिएक्टेंट 12 + 32 इक्वल टू हो गया 44। तो ये लेवासियर जो है यह कंबशन पे वर्क किए एक्सपेरिमेंटली। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट ये टोटल मास हो गया 44 और यहाँ प्रोडक्ट का भी मास कितना है? 44 है। तो इस तरह से मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट मिला, तो इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के नाम से देते हैं। Studies for combustion reaction and reached to the conclusion that in all physical and chemical change, यानी ऐसे कंक्लूजन पहुँचे कि all physical and chemical change
that in all physical and chemical changes there is no net change in mass, उसके मास में नेट चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। हेंस ही रिस्ट और पहुँचे टू द कंक्लूजन्स, ऐसे कंक्लूजन पे दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, और उन्होंने बताया कि मैटर न हम तो क्रिएट कर सकते हैं न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर को ओनली वन फार्म से अदर फार्म हम कट कर सकते हैं, और मैटर में जो रिएक्टेंट का मास होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के मास के दोनों का मास इक्वल होगा। केवल मैटर का फार्म चेंज होता है वन फार्म टू अनदर फार्म, तो इसलिए मैटर को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली चेंज फ्रॉम वन फार्म टू वन स्टेट टू अदर स्टेट। This is called law of conservation of mass. This law formed the basis for several later developments in chemistry. और यह लॉ जो है केमिस्ट्री में बहुत से डेवलपमेंट किया। इन फैक्ट दिस वाज द रिजल्ट टू एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस, और यह लॉ जो है यह मास एग्जैक्ट मेजरमेंट को जो है शो किया ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एग्जैक्ट मास को जो है प्रूव किया। एंड केयरफुली प्लान एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय लेवासिए, और ये एक्सपेरिमेंट जो है केयरफुली लेवासिए द्वारा परफॉर्म किया गया था कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय और मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है अभी जब आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में ही, जब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो हाँ भी आपको जो है यह थर्मोडायनेमिक्स लॉ मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मिलेगा और प्लेस मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है यह इसी लॉ पे ही डिपेंड होता है, एनर्जी लॉ जिसे हम कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, कि जो कंपाउंड बनते हैं उस कंपाउंड में जो प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट का, एटम का, वह डिफरेंट होता है। दिस लॉ, यह लॉ वाज गिवन बाय ए फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, यह लॉ जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया। ही स्टेट दैट, इन्होंने बताया कि गिवन ए कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने क्या बताया कि द गिवन कंपाउंड्स ऑलवेज, कंपाउंड जो है वह हमेशा कंटेन रखता है एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शनल, कंपाउंड में एलिमेंट का हमेशा सेम प्रोपोर्शनल होता है बाय वेट। प्राउस्ट वर्क विथ टू सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट्स, प्राउड जो है क्यूप्रिक कार्बोनेट्स के दो सैंपल के साथ वर्क किए। वन ऑफ विच वाज द नेचुरल, उसमें से एक नेचुरल ओरिजिन्स एंड अदर वाज सिंथेटिक, एक नेचुरल ओरिजिन था और दूसरा जो है सिंथेटिक था। ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने पाया कि एलिमेंट कंपोजिशन प्रेजेंट इन इट, जो इसमें प्रेजेंट है, वाज सेम फॉर बोथ द सैंपल शोन बिलो, दोनों सैंपल में। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जैसे इसमें से आप यहाँ देख रहे हैं नेचुरल सैंपल्स और सिंथेटिक सैंपल। तो नेचुरल सैंपल में जो यह क्यूप्रिक कार्बोनेट है, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट्स में कॉपर परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज, इन नेचुरल सैंपल में 50 कॉपर परसेंटेज आप ये देख रहे हैं 51.35, कार्बन परसेंटेज 9.74
ऑक्सीजन परसेंटेज 38.91। सेम ऐसे जो सिंथेटिक सैंपल आप देख रहे हैं कि ऊपरी कार्बन का, उसमें कॉपर परसेंटेज जस्ट लाइक ए नेचुरल सिंपल, कार्बन परसेंटेज जस्ट लाइक ए नेचुरल सिंपल एंड ऑक्सीजन परसेंटेज जस्ट लाइक ए नेचुरल सिंपल। तो इस तरह से कहने का मीन्स यह है कि अगर किसी कंपाउंड को हम सिंथेटिक फार्म में ऑब्टेन करें या नेचुरल ऑब्टेन करें, उसमें जो एलिमेंट का वेट रेशियो होगा वो सभी जो है सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। Thus, the conclusion that irrespective of the sources, इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी सोर्स से हम ऑब्टेन करें कंपाउंड्स को, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, उसमें हमेशा एलिमेंट सेम होगा जो कंबाइन होंगे इन द सेम प्रोपोर्शनल बाय मास, और उसका मास भी क्या होगा, सेम होगा। चाहे वो कंपाउंड हम कहीं से भी ऑब्टेन करें, चाहे नेचुरल रिसोर्स से चाहे सिंथेटिक रिसोर्स से। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज़ बीन कन्फर्म बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट, और यह लॉ जो है वेरियस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो वैलिड कर दिया गया। इट इज समटाइम्स आल्सो रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशंस, और इसको डिफिनिट कंपोजिशन लॉ भी नाम दिया जाता है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपको जो है ये दो लॉ हमने कन्फर्म किया। फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है मास है, यह इस लॉ को, इस लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंस, बहुत ही रोल, बहुत ही यूजेज है आगे। और सेम ऐसे ही जो है अभी हमने यह लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल दिखाया कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल क्या है। जैसे अभी आपने देखा कि अगर किसी कंपाउंड को हम नेचुरल रिसोर्स से या सिंथेटिक से बनाएं तो उनका जो वेट है वह डिफिनिट होता है। तो इसको एक नेम और दिया जाता है, इस लॉ को जो नाम यहाँ दिया गया है कि लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशन, तो इसका डिफिनिट कंपोजिशन भी नाम दिया जाता है। तो ये दोनों लॉ आप जो है अच्छे तरह रिटेन एंड लर्न कर लेंगे। तो नेक्स्ट लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। सो थैंक्स।